हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 7th की ज्योग्राफी का। बहुत ही इजी चैप्टर है। ये चैप्टर मैं आपको कोशिश करूँगी कि एक स्टोरी के फॉर्म में समझाने की। और स्टार्ट करते हैं, चलो। चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, पहली बात तो तुम्हारे मन में आया होगा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या है, वो डिस्कस करेंगे। एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। रेणुका एक बच्ची है, ठीक है। वो बहुत ही एक्साइटेड है अपने श्रीकांत अंकल को लेके, क्योंकि उसके श्रीकांत अंकल जो है कुछ महीनों से बाहर है, ठीक है, बाहर है। और वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। अभी वो आने वाले हैं घर पे, तो रेणुका बहुत ही एक्साइटेड है, खुश है उनके आने की खुशी में। तो वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और रेणुका को बहुत इंटरेस्ट आता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में। वाइल्ड लाइफ कैसे है होती है, फॉरेस्ट जो है वो सब देखने में उसे बचपन से ही बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। और हमेशा उसके अंकल ने क्या किया है, उसे बहुत सारी बुक्स दिए पढ़ने के लिए नेचर से रिलेटेड। तो नेचर जो है रेणुका को बहुत ही क्या करता है, फैसिनेट करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। वहाँ के लोग, वहाँ की अलग अलग चीज़ें जो हैं। तो इसी तरीके से जब रेणुका के अंकल जो है घर आते हैं, तो वो अपने साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ जो हैं रेणुका को दिखाते हैं, जो उन्होंने ली है, क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो उन्होंने जो भी फ़ोटोज़ ली है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो वो रेणुका देखती है। उसमें वो देखती है कि वहाँ पे अलग अलग लोग हैं, ठीक है। कुछ ड्राई डेजर्ट पे रह रहे हैं, कुछ फ्रोज़न एरियाज़ में, फ्रोज़न लैंड पे हैं, या फिर कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट के हैं। तो वो इन सब में ऑब्ज़र्व करती है कि ये कितने डिफरेंट है उससे, ठीक है। उसका जीवन, इन लोगों का जीवन कितना अलग है। उसके अंकल समझाते हैं कि बेटा, जो बेसिक नीड्स होती है ना, वो तो सबकी एक ही होती है लाइफ में। जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, भले ही आपका रहना अलग होगा, ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें अलग होंगी, पर ये बेसिक नीड्स तो सबकी क्या होती हैं, सेम ही होती है। इस तरीके से श्रीकांत अंकल उसे समझाते हैं। अब वो हमारा जो डिफरेंस है वो हो सकता है, वो भी बच्चे जो हैं, वहाँ के लोग भी तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, ठीक है, वो भी अपने जैसे ही रहते हैं। ये सारी चीज़ें वो अंकल जो है उसे समझाते हैं। फिर बस डिफरेंस इतना है कि वो नेचर के बहुत क्लोज़ रहते हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटी सी एज में समझ जाते हैं कि अपने नेचर का किस तरीके से हमें केयर करना है, अपने नेचर को किस तरीके से हमें रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। और बचपन से ही वो सीख जाते हैं फ़िश पकड़ना है, किस तरीके से फॉरेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना है। ये डिफरेंस है बस तुम में और उनमें, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी चलो घूमने चलते हैं अमेज़न रिवर पे। चलते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में क्या है, अमेज़न रिवर का नाम है, अमेज़न रिवर है। अब इसका नाम, पहली बात तो अमेज़न क्यों पड़ा है ये यहाँ पे दिया गया है। एक स्पेनिश के एक्सप्लोरर नहीं होते हैं जो हर चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, ऐसे स्पेनिश के एक्सप्लोरर है, उन्होंने डिस्कवर की है अमेज़न रिवर। और इसका नाम अमेज़न क्यों रखा गया, ये इस बात से पता चलता है कि एक समय पे साउथ अमेरिका में रोमन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। रोमन एम्पायर हुआ करता था एंशियंट टाइम पे, और वहाँ पे एक लोकल ट्राइबल पीपल रहते थे। वो हेड गियर से पहनते थे, ग्रास की स्कर्ट्स पहनते थे, और उन्हीं ट्राइबल लोगों को, वो जो ट्राइब थी ना वुमेंस की, उनको अमेज़न कहा जाता था, जो लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ की जो रिवर का नाम भी अमेज़न रख दिया गया। यहाँ से ये बात हमें पता चलती है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में क्या है, अमेज़न रिवर है, और इसका जो लोकेशन है वो है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। अब फिर से तुम इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी तुम्हें कि 10 डिग्री साउथ और नॉर्थ क्या, ये इक्वेटर है जो पास करती है साउथ अमेरिका से, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर जो हमने 6th क्लास में पढ़ा है, उसके 10 डिग्री ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ।
उसके 10 डिग्री साउथ नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा साउथ। तो इसी वजह से बोला गया है कि जो अमेज़न रिवर है ना, वो मेनली इस 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है, यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जो लोकेशन है अमेज़न रिवर की, वो मेनली 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में है। चलो ठीक है। यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है कि इस रिवर के आसपास आपको माउंटेन्स मिलेंगे वेस्ट की साइड में। ठीक है, वेस्ट इस साइड में जो है माउंटेन्स मिलेंगे, और इस साइड में आपको यहाँ पे एटलांटिक ओशियन मिलेगा ईस्ट में। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन कि ये रिवर जो है ना, अमेज़न रिवर, ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ये सबसे लार्जेस्ट रिवर क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारा जो पार्ट है ना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि बहुत बड़े एरियाज़ को कवर करती है। वॉल्यूम बहुत बड़ी, अलग अलग कंट्रीज़ में ये वाटर प्रोवाइड करवाती है, ड्रेन करती है अपना पानी। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो देख लेते हैं। एक है ब्राज़ील, ये बड़ा सा पोर्शन ब्राज़ील के बाद में पेरू का भी पार्ट जो है ये कवर करती है, ये पेरू है। फिर पेरू के बाद में बोलीविया। ठीक है, बोलीविया इसको भी कवर करती है थोड़ा सा पार्ट। फिर इक्वेटर, ये वाला पार्ट। फिर कोलंबिया, ये वाला पार्ट। फिर थोड़ा सा पार्ट वेनेजुएला का जो है, वो भी ये रिवर जो है वो कवर करती है। मेजर पोर्शन बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये रिवर जो है किन किन एरियाज़ को, किन किन कंट्रीज़ को कवर करती है। इसी वजह से तो इसे लार्जेस्ट रिवर कहा गया है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है ये। लॉन्गेस्ट मत समझना, लॉन्गेस्ट तो लंबी हो जाएगी, ये लंबी नहीं है, ये लार्जेस्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा जो एरिया को कवर करती है, बहुत ज़्यादा एरिया में अपना पानी जो है ये ड्रेन करती है। समझ में आया? अब एक और कॉन्सेप्ट है ट्रिब्यूटरी, ये तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें समझाऊं। देखो, एक मेन रिवर होती है, उसके साथ में छोटी छोटी रिवर्स चलती हैं, मतलब छोटी छोटी रिवर्स उसे ज्वाइन करती है, उन्हें ही हम ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, कहते हैं हम। ठीक है, ये मेन रिवर है, और मेन रिवर में जब ये छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती हैं, इसको और बड़ी रिवर बनाती हैं, तो इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है कि इस रिवर की ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अभी हमने इसका लोकेशन देख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट से। इसका क्लाइमेट कैसा है? देखो, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वो हॉट और वेट क्लाइमेट है, पूरे साल ऐसा ही क्लाइमेट रहता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय बाद में यहाँ पे ठंड आ जाएगी, थोड़े समय बाद यहाँ पे गर्मी आ जाएगी, थोड़े समय तक बारिश रहेगी, ऐसा नहीं। पूरे साल यहाँ पे हॉट और वेट क्लाइमेट रहेगा। कैसा वो हॉट और वेट? मतलब एक तो ये लोकेटेड है इक्वेटर के ऊपर, और इक्वेटर का आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। देखो, ये हमारी अर्थ है, बीच में से इक्वेटर पास करता है। ये अमेज़न बेसिन वाला जो एरिया है वो पड़ रहा है इक्वेटर के ऊपर, और सन की रेज डायरेक्ट आ रही है इक्वेटर पे। अब गर्मी तो बहुत भयंकर होगी यहाँ पे, समझ में आता है, लेकिन साथ में यहाँ पे बहुत बारिश भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहाँ पे इसके आसपास जितना भी वाटर होता है ना, वो सारा तो नहीं, पर वो इवापोरेट होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और जब वो इवापोरेट होगा तो बादल बनेंगे, फिर बादल से बारिश होगी। तो एक ही समय पे यहाँ पे गर्मी भी, बारिश भी। तो इस टाइप का क्लाइमेट जो है पूरे साल यहाँ पे चलता रहता है, कि आधे दिन तो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, आधे दिन यहाँ पे बारिश होती है। ऐसी सिचुएशन जो है वो पूरे साल जो है एग्जिस्ट करती है। आपको यहाँ पे चिपचिपा फील होगा, मतलब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो स्किन जो है आपकी स्टिकी हो जाएगी, स्टिकी मतलब चिपचिपी हो जाएगी, इस तरीके का। यहाँ पे आपको दिन का टेम्परेचर तो गर्म है सही, ठीक है, बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी है। रात में टेम्परेचर कम तो होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी वही रहेगी, वही। ठीक है, चलो ये क्लाइमेट है यहाँ का। अब रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट ग्रो करता है, थिक, और इतना डेंस फॉरेस्ट है ये यहाँ का। अमेज़न रिवर जहाँ फ्लो करती है, जंगल ही तो है एक तरीके से, जंगल से रिवर बह रही है, थोड़ी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ को कवर कर लिया है। तो इस जंगल का मैं बात बताई जा रही है कि यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं कि पूरा फॉरेस्ट इन्होंने कवर करके रखा है, नीचे तक तो सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, ग्राउंड जो है वो डार्क है, डैम्प है, वहाँ के छोटे छोटे यहीं पे ऐसे ग्रो करेंगे प्लांट जिनको सन की लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो छाया में ग्रो कर सकते हैं, ऐसे ही प्लांट जो है यहाँ पे ग्रो होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है।
एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रेन फॉरेस्ट जो है ना वो फ़ोना में रिच है। अब फ़ोना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, इसमें वो कंफ्यूज होना। फ्लोरा जो है वो रिलेटेड है फूलों से, ठीक है, याद रखना। फ्लोरा, फ्लोरा से ही समझ में आ रहा है फ्लावर, तो फूलों से, प्लांट से, ट्रीज से जब इनकी बात करेंगे, इनकी स्पीशीज़ की बात करेंगे, प्लांट की स्पीशीज़ की, ट्रीज़ की स्पीशीज़ से, फ्लावर से, तो ये आएगा फ्लोरा, ठीक है। फ़ोना क्या होता है, फ़ोना होता है जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो उसे हम फ़ोना कहते हैं, ठीक है। जब बर्ड की स्पीशीज़ की बात होगी, जब एनिमल स्पीशीज़ की बात होगी तो उसे कहा जाएगा फ़ोना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोना है, जैसे कि बर्ड्स मिलेंगी जिनका नाम स्पेसिफिकली अगर टचन्स दिया गया है तो ठीक है, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है ठीक से देख लेना एक बार। और फिर हमिंग बर्ड्स भी होती हैं यहाँ पे, हमिंग्स जो साउंड करती है थोड़ा। फिर मैको जो है वो भी बर्ड्स यहाँ पे मिलेगी आपको। अगर एनिमल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मंकीज़ हैं, स्लॉथ और एंट ईटिंग टैपिड्स हैं, ठीक है। मंकी, स्लोथ और एंट ईटिंग मतलब कि ये चींटियों को खाने वाले टैपिड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर रेप्टाइल्स और स्नेक्स भी मिलेंगे आपको यहाँ के जंगल में। क्रोकोडाइल्स है, स्नेक्स है, पाइथॉन्स है, एनाकोंडा है, बोआ है, ये तरह के अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं ये रेप्टाइल्स की, स्नेक्स की आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपने नाम सुना होगा पिराना फ़िश का। पिराना फ़िश जो है ना वो इसी अमेज़न रिवर के बेसिन में मिलती है, ठीक है। कौन सी, पिराना फ़िश। और ये जो ब्रोमेलाइड है ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का प्लांट है जो अपने लीव्स पे क्या करके रखता है, वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसे कि ये इसकी लीव्स हैं तो इन पे क्या करता है, ये अपना वाटर को स्टोर कर लेता है। जैसे फ्रॉग नहीं है अपने पॉकेट्स में वाटर को स्टोर कर लेता है, इसी तरीके से ये जो ब्रोमेलाइड प्लांट है स्पीशीज़ की, ये भी अपनी लीव्स में वाटर को स्टोर करके रखता है। अब यहाँ के लोगों की बात करें, हमने बात की है यहाँ के क्लाइमेट की, मतलब कि कैसा है क्लाइमेट, हॉट और वेट, ठीक है, पूरे साल। फिर यहाँ की जो रेन फॉरेस्ट वो कैसा है, डाइवर्स है बहुत। यहाँ पे आपको बर्ड्स मतलब कि फ्लोरा भी है, फोना भी है, वेजिटेशन थिक है और ऐसे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे जो बिना सनलाइट के सर्वाइव कर पाए, ठीक है। फिर पीपल की बात करूँ तो यहाँ के लोग जो हैं वो मेनली हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, और अगर ग्रो भी करेंगे तो वो क्या ग्रो करेंगे, टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ज़्यादातर। यहाँ पे स्लैश और बर्न कल्टीवेशन होता है। अब ये स्लैश और बर्न कल्टीवेशन क्या है, देखो एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, जंगल है, उसका थोड़ा सा पार्ट मैं ले लेती हूँ, ठीक है। 1 बीघा मैंने मतलब कि लिया, ठीक है, इतना पार्ट लिया मैंने उसका फॉरेस्ट का, और उसके ऊपर जितने भी पेड़ पौधे थे, ट्रीज़ थे, उनको सबको जला दिया, ठीक है। जला दिया, उसकी जो भी ऐश मतलब उसकी जो भी राख थी उसको पूरे उसमें लैंड पे फैला दिया, ठीक है। और अब मैं उसके ऊपर कुछ भी कल्टीवेट करूँगी, है ना। फिर बाद में मैंने कुछ साल तक तो यहाँ पे कल्टीवेशन किया, लेकिन अब मैं मूव कर गई दूसरी लैंड पे, क्योंकि इस लैंड ने अपनी फर्टिलिटी खो दी अब बहुत सालों तक फर्टिलाइजेशन। तो अब मैं दूसरे लैंड पे गई उसी फॉरेस्ट का, और उसको फिर से मैंने वहाँ के जितने प्लांट्स थे, ट्रीज़ थे, उनको जलाया, है ना, उनको जलाया, और फिर उनकी एशेस थी उनको स्प्रेड किया पूरे लैंड पे। फिर यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। चलो कुछ सालों तक इस लैंड पे किया, फिर मैं मूव कर गई तीसरे लैंड पे। फिर तीसरे लैंड पे भी मैंने इसी तरीके से प्लांट ट्रीज़ को बर्न किया, जलाया, फिर उनकी एशेस को स्प्रेड किया और फिर कल्टीवेशन किया, ठीक है। अब यहाँ इतने टाइम पे, इतने समय जो है इस लैंड पे भी ग्रो कर गए होंगे प्लांट्स, ट्रीज़, तो फिर से मैं दूसरे लैंड पे मूव कर गई, ठीक है, और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करने लग गई। तो इसी को स्लैश और बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है, कि स्लैश और बर्न कल्टीवेशन क्या है समझा दिया गया है। अब यहाँ पे हंटिंग फिशिंग समझ में आता है। टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो ग्रो करते हैं लोग। अगर स्टेपल फूड की बात करूँ तो मिनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, वो ग्रो होता है। कैश क्रॉप में यहाँ पे कॉफ़ी मिलेगी, मेज़, ठीक है, और कोकोआ ये मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ हाउसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी वुड है यहाँ पे, फॉरेस्ट है ऑब्वियसली, तो हाउसेस बनाए जाएंगे थैच्ड, और उन हाउसेस को मलोका कहा जाता है, ठीक है। मलोका जो है
उनकी स्टीपली स्लैंटिंग रूफ़ होती है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके की जो है उनकी रूफ़ होती है, रूफ़ मतलब छत, ठीक है, ऐसी होती है। तो मतलब ऐसे ऐसे किस तरीके से उनके जो है होते होंगे इस तरीके के आपके घर, है ना। तो स्लैंटिंग रूफ़ होती है, मलोका उन्हें कहते हैं। चलो, अच्छा खासा जो है इस रेन फॉरेस्ट में लोग रह भी रहे थे और सब अपना काम कर भी रहे थे। लेकिन 1970 में क्या होता है कि ट्रांस अमेज़न हाईवे बनना स्टार्ट होता है इस फॉरेस्ट के ऊपर। ट्रांस अमेज़न हाईवे, ताकि इस रेन फॉरेस्ट पे पहुंचना आसान हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे रेन फॉरेस्ट में पहुंच के, वहाँ के रिसोर्सेज होंगे ना इम्पॉर्टेंट, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इंसान तो बहुत ही लालची होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अपने रिसोर्स को लेने के लिए जाएंगे फॉरेस्ट में, फिर फॉरेस्ट को ये कट करेंगे, ऑब्वियसली कट करेंगे। तो ये शुरुआत होती है 1970 में, ट्रांस अमेज़न हाईवे बनना स्टार्ट होता है चीज़ों को आसानी से एक्सेसिबल करने के लिए। फिर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है कि ताकि इन जगहों पे हम पहुंच सकें। और यहाँ के लोगों को, पॉपुलेशन को पुश, मतलब कि उन्हें फ़ोर्स किया जाता है कि आप ये एरिया छोड़ के बाहर सिटीज़ में जाके रहिए, ठीक है। अपना ये जो है ना एरिया जिसमें रह रहे हो आप, वहाँ से दूर जाइए। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होने लगती है कुछ साल पहले, और अभी भी हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे। तो इसी कारण से एक समय पे ये फॉरेस्ट हुआ करता था कुछ इस तरीके का, कुछ समय बाद हुआ इस तरीके का, और आज के समय इसकी स्थिति जो है वो ऐसी है, ठीक है। क्यों हुआ है ये डिस्ट्रक्शन? हमारी वजह से, ऑब्वियसली डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ सॉरी, इस डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का। यही बताया गया इसमें, और क्या। अब जाते हैं अपन इंडिया पे। इंडिया में आ गए अब, ठीक है, घूम के साउथ अमेरिका घूम लिए, वहाँ पे हमने अमेज़न रिवर देखी, ठीक है, उसका रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट सब देखा, वहाँ के लोग देखे। और अब हम आते हैं हमारे इंडिया में, और इंडिया में बात करते हैं हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बेसिन की। इसमें क्या है, देखो, जिस तरीके से साउथ अमेरिका में जो अमेज़न रिवर थी वो बड़ा सा एरिया को ड्रेन कर रही थी, ठीक है, बहुत फर्टाइल एरिया उसने बना दिया था अपने आसपास में। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी एक मेन रिवर है गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र, जो चाइना से होकर इंडिया में आती है। तो ये दोनों रिवर भी है ना बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है हमारे इंडिया में। इसी की बात हो रही है यहाँ पे कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो है अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ में, ट्रिब्यूटरी मतलब इसकी सहायक नदियों के साथ में हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ा जो है बेसिन बनाती है। गंगा की अगर ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और भी है, लेकिन मेनली ये 5 रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी बताई गई है इस चैप्टर में। मेन चीज़ तो आपको आगे पता चलेगी, देख लो आप इनका, कितनी बड़ी ये गंगा जा रही है, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र आ रही है, और फिर ये यहाँ पे मिल जाएंगी, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। फिर ऑक्सबो लेक भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। मॉनसूनल क्लाइमेट मिलेगा, मॉनसूनल मतलब कि सीज़न बदलते बदलते हर मतलब बदलता रहता है। वहाँ पे तो हॉट और ह्यूमिड था, हॉट और वेट था, यहाँ पे मॉनसूनल क्लाइमेट है कि हर समय सीज़न बदलेगा, अपना सीज़न बदलता रहता है, एक साल पूरा एक जैसा नहीं रहता है। और समर्स में हॉट और विंटर में कोल्ड रहता है ऑब्वियसली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग टोपोग्राफी है, बहुत वेरीड टोपोग्राफी है इस एरिया की। वेरीड टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि अलग अलग, डाइवर्सिटी मतलब वेजिटेशन में, फॉरेस्ट में, लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट की वजह से, इसकी टोपोग्राफी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिर
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लेन्स है वो बहुत ही अच्छा फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करवाता है। जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र अपना पानी यहाँ के आसपास जहाँ पे भी रिवर होती है ना उसके आसपास वाला एरिया फर्टाइल होता है। तो ये इसने नॉर्दर्न प्लेन को फर्टाइल बनाया हुआ है। तो लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स को उगा सकते हैं। तो यहाँ पे पेडी जो है वो ज़्यादा ग्रो की जाती है। पेडी को अच्छे पानी की ज़रूरत होती है, सफिशिएंट वाटर की। तो इट इज़ ग्रोन इन दिस एरिया, यहाँ पे ग्रो की जाती है ये। फिर इसके अलावा वीट है, मेज़ है, सोरगम है, ग्राम है, मिलेट है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। कैश क्रॉप की बात करें तो शुगर केन, जूट भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है सिल्क की। सिल्क का कल्टीवेशन होता है बिहार और असम के पार्ट में, ठीक है। बिहार और असम के पार्ट्स में सिल्क का प्रोडक्शन कल्टीवेशन होता है। थिक बैम्बू यहाँ पे ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे मिलेंगे। अब ये ट्रॉपिकल डिसीडियस क्या है ये भी तुम्हें पता चलेगा आगे। यहाँ पे बताया जा रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की मैं बात करती हूँ कि ये मेनली कोस्टल वाले एरियाज़ के पास में होते हैं। मतलब अगर मैं इंडिया की अगर वो मैप ड्रॉ करूँ तो हमारा इंडिया कुछ इस तरीके का है। यार मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना ये कोस्टल वाला एरिया होता है। यहाँ पे आपका मेनली बॉर्डर टच करती है हमारी, जैसे बाउंड्री है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है। मेनली यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है ना उसे मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के प्रदेश जो है यहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज़ मिलेंगे, जैसे पाइन, दियोदार, फीर। ये ट्रीज़ के नाम है याद रखना, पाइन, दियोदार, फीर जो है। फिर बाद में क्योंकि यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है तो इस वजह से इस तरीके के ट्रीज़ मिलेंगे। स्लोप्स जो हैं वो स्टीप्स हैं। स्लोप्स मतलब कि ऐसे जो है वो इनका एरिया होता है, थोड़ा क्या घाटी जैसा इलाका है वहाँ पे। फिर बहुत वेरीड यहाँ का वाइल्ड लाइफ है। एलिफेंट्स हैं, ट्रीज़ हैं, डियर है, मंकी है, वन हॉर्न डायनासोरस भी मिलेंगे आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में। बंगाल टाइगर मिलेगा, क्रोकोडाइल्स भी मिलेंगे। रोहू, कैटला और हिल्सा ये क्या है, फिशेस की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। फिशेस की वेराइटीज़ हैं ये, रोहू, कैटला और हिल्सा, याद रखना। फिर एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ये जो गंगा रिवर है ना इसमें एक आपको डॉल्फिन मिलती है जिसका नाम है सुसु, ठीक है, जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉल्फिन है, क्योंकि अगर ये आपको दिख गई ना रिवर में, मतलब कि वो रिवर बहुत ही अच्छी हालत में है, बहुत ही फ्रेश वाटर जो है इसमें अवेलेबल है, पॉल्यूट नहीं हुई ये रिवर, ठीक है। अगर ये डॉल्फिन मिल गई, अगर ये डॉल्फिन एब्सेंट है इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन हुआ है उस रिवर में, और उसकी हेल्थ जो है रिवर की वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो सुसु डॉल्फिन है ये हमें इंडिकेट करती है कि रिवर की हेल्थ कैसी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही सब चीज़ों की वजह से हमारा एक मिशन चला है, स्वच्छ भारत मिशन, जो लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2014 में। याद रखना इसकी डेट क्या है। ये स्वच्छता की ओर एक हमारा नया कदम क्या है, वही स्वच्छ भारत मिशन। अब जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना यहाँ पे कुछ सिटीज़ हैं। ये देखो कोई वो चीज़ नहीं है कि तुम्हारे उसमें पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ी बहुत हमें हमारी कंट्री के बारे में नॉलेज जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से बताया जा रहा है, ठीक है। इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में, बाकी तो ठीक है, फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इन रिवर्स में जो है वो वाटर डिस्चार्ज करती है, इस वजह से रिवर्स क्या हो जाती हैं, पोल्यूट हो जाती हैं। ये तो सबको पता ही रहता है। बाकी तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। टूरिज़्म भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ताजमहल भी आपको देखने को मिलेगा यमुना रिवर के बैंक पे, जो कि आगरा में है। फिर यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है लोगों की, लोग अच्छे खासे यहाँ पे रहते हैं। ट्राइबल कल्चर भी यहाँ पे फैला हुआ है। सब कुछ बताया जा रहा है, सब तरीके से डाइवर्स एरिया है ये। तो एक और मिशन चलाया गया है हमारा रिवर गंगा के लिए, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। मतलब उसको साफ़ रखने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए, पोल्यूशन से दूर रखने के लिए सारे मिशंस चलाए तो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर ख़त्म हो गया।
चलो, बहुत ही छोटा चैप्टर था जिसका मेनली हमारा फोकस जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गई, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा मेन वो था, ट्रॉपिकल वो एरिया है जो इक्वेटर और कैंसर और कैप्रिकॉर्न इन दोनों के बीच वाला जो एरिया होता है उसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और इंडिया कहाँ पे पड़ता है, इंडिया पड़ता है आपका यहाँ पे, ठीक है। इंडिया के बीच से पास करिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब 0 डिग्री इक्वेटर के कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में तो ट्रॉपिकल रीजन है, बट उसके ऊपर जो है और इसके नीचे जो है सब ट्रॉपिकल स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से इंडिया का जो एरिया है ना वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। इसी वजह से कहा जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, कि इंडिया जो है वो दोनों है, ट्रॉपिकल भी है सब ट्रॉपिकल भी है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का, और उसके बाद में जो स्टार्ट होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। बस ये आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट था। चलो, थैंक यू, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल जो भी है, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहे।